जी बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। आज की क्लास में हम सारे लोग क्या करने के लिए इकट्ठा हुए हैं बच्चों। हमें करनी है रिवीजन। और रिवीजन एक ऐसे चैप्टर की जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, अरे हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर क्या है हमारा, द कंपनीज एक्ट 2013। कम से कम इसके आपके 60 नंबर में से अराउंड 10 नंबर का पेपर इसमें से मिनिमम बनना चाहिए। हर बार का जो ट्रेंड है 12 नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, 8-10 नंबर का मिनिमम रहता ही रहता है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भाई, कुछ भी नहीं है। क्या है चैप्टर का नाम, द कंपनीज एक्ट 2013। फटाफट रिवाइज करते हुए चलेंगे बच्चों। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने पूरी क्लास मतलब ऑलरेडी पहले डिटेल में पढ़ रखा है, फिर आप रिवीजन देख रहे हैं तब भी बेनिफिशियल है। और अगर आप पहले रिवीजन देख रहे हो बाद में पढ़ोगे तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलो, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसे मैं आपको फिर से लाइन टू लाइन दिखाऊंगा, और जो चीजें बस अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है हम उसको एक बार आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारे सामने डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चे। जब चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले हमारे सामने डेफिनेशंस आई हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर चीफ जस्टिस मार्शल की, हैनी की, और सेक्शन 220, ये है हमारे लॉ के लिए इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 220। हैनी अंकल, मार्शल अंकल कुछ भी बोले, हमारे को इससे मतलब नहीं है। हमारे को तो हमारा जो एक्ट कहता है हमारे को उससे मतलब होना चाहिए। तो हमारा एक्ट क्या कहता है, हमारा एक्ट कहता है कि कंपनी क्या होती है। कंपनी की डेफिनेशन 220 के अंदर लिखी हुई है। कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है या रजिस्टर्ड है। चाहे कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, चाहे 1956 में रजिस्टर्ड हो, मतलब किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, क्या आप कंपनी के नाम से ही पुकारे जाओगे। हाँ, मार्शल अंकल और हैनी अंकल ने क्या करा बच्चों, जितने भी फीचर्स थे ना उन सबको कंबाइन करके क्या बना दिया, एक डेफिनेशन बना दी, ठीक है। फिर फीचर्स क्या पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ जी बच्चे। फीचर्स ऑफ अ कंपनी, सबसे पहला फीचर एकदम बच्चों वाला, फीचर्स ऑफ अ कंपनी में सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब भाई कंपनी की अपनी अलग पहचान है और मेंबर्स की अपनी अलग पहचान है। जब मेंबर्स पकड़े जाएंगे तो कंपनी को कुछ नहीं करेंगे, कंपनी पकड़े जाएगी तो मेंबर्स को कुछ नहीं करेंगे, भाई दोनों अलग अलग बंदे हैं। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, ये सारी चीजें बच्चों आपको याद आ गई। हाँ, it is at law a person is different altogether from the subscriber to the memorandum। भाई कंपनी लॉ की नजरों में पर्सन्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, सब्सक्राइबर अलग होते हैं, मेंबर्स अलग होते हैं, सारे लोग अलग अलग हैं। हम अब उनको एक ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बच्चे ये वाला लाइन आपको पेपर में कोट करनी है। अ कंपनी कैन ओन्स इट प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट, रेज लोन्स, इनकम लायबिलिटीज एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या क्या कर सकती है जो एक नेचुरल इंसान करता है, आमतौर पे वो सारे काम कर सकती है, लेकिन शादी नहीं कर सकती, शपथ नहीं खा सकती, शिव कर सकती है क्या, हाँ शिव कर सकती है, अपने नाम पे भी केस कर भी सकती है और उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। इस तरीके के कुछ पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। बच्चे ये वाली केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकोरा वाली, इसलिए मैं आपको एक बार इसे फिर से रिकॉल करवाऊंगा। ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट फीचर के अंदर ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर ही है। लिखता है अ मेंबर डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अगर ये याद करो बच्चे, इसके अंदर था कंपनी के पास कुछ टिम्बर था, टिम्बर बोले तो लकड़ी था। अब लकड़ी का इंश्योरेंस कराया मैकोरा ने अपने नाम पे, और बाद में लग गई आग, तो भाई इंश्योरेंस किसके नाम का होना चाहिए था, कंपनी के नाम का इंश्योरेंस होना चाहिए था। क्या मकारो को कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो आंसर इज नो। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी को एकदम बढ़िया से समझाने के लिए बहुत मस्त वाली केस स्टडी है। आप केस स्टडी का नाम क्या पेपर में कोट करोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चे परपेचुअल सक्सेशन, ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। मेंबर्स आए, शेयर होल्डर्स आए जाए, डेथ हुए, इंसॉल्वेंट हुए, इनकेपेबल हो जाए, क्या इससे कंपनी के ऊपर कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बच्चों, यही लिखा हुआ है। जब तक कंपनी लॉ के द्वारा बनाई गई थी ना, तो लॉ के द्वारा ही बाउंड अप होगी। क्या किसी और ग्राउंड्स पे कंपनी को बच्चे बाउंड अप किया जाता है, किया जा सकता है, तो आंसर इज नो। लॉ ने क्रिएट किया है, दैट इट कैन बी बाउंड अप ओनली बाय द लॉ। तो ये सारी बात बच्चे सेकंड पॉइंट के अंदर लिखी हुई थी। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हमने दो तीन सेक्शन पढ़े थे। 292 पढ़ा था, 221 पढ़ा था, 222 पढ़ा था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, है ना। मैं आपको एक काम करता हूँ, वहीं से दिखा देता हूँ, वहां पे एकदम बढ़िया वाला लिखा हुआ है, ये रहा। क्लासेस ऑफ कंपनीज, आपको याद हो तो बाद में जाकर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा। कंपनीज को हम बांटना शुरू करते हैं और बांटने के लिए बहुत सारे बेस होते हैं, जिसमें पहला बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बेस तो यही होता है। तीन कंपनियां अपने को पढ़नी होती हैं, 222, 221 और फाइनली 292। 222 के अंदर 222 के अंदर होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कितना पैसा मंगा सकते हैं बच्चों जब वाइंड अप हो रही होगी कंपनी,
अनपेड पार्ट, जितना भी अनपेड है उतना पैसा मंगाया जा सकता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। ठीक है, एक बार मैं पढ़ा देता हूं। When the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association, लाइबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है कहां लिखा होता है, एमओए के अंदर, टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, जितने शेयर्स उनके द्वारा हेल्ड किए जा रहे हैं उस पर जितना भी अनपेड हिस्सा है उस चीज के लिए अगर आपकी लाइबिलिटी है तो यू आर ए कंपनी। कौन सी कंपनी? 222 वाली कंपनी। ठीक है, इसके अलावा बच्चे सेकंड पॉइंट हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करता है। यहाँ पे जितना आपने एमओए के अंदर अंडरटेक कर लिया कि भाई मैं 10 लाख लाऊंगा तो ठीक है तू 10 लाख ही लाइयो, लेकिन यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यहाँ पे पैसा जब ही मंगाया जा सकता है जब कंपनी कहाँ चली गई है बेचारी, कंपनी वाउंड अप हो रही है। क्या उससे पहले पैसा मंगाया जा सकता है? तो आंसर इज नो। तीसरा बच्चों अनलिमिटेड कंपनी है, बहुत इजी पॉइंट था, इसका सेक्शन 292 हुआ करता है। अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट, भाई कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा तेरे से मंगाएंगे तेरे को लाना पड़ेगा, तो इस कंपनी को हम बोलते हैं 292। लेकिन इसके अंदर बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कंपनी गोइंग कंसर्न है, जब तक कंपनी चल रही है, क्या तब तक अनलिमिटेड पैसा मंगाया जा सकता है? नो। अनलिमिटेड पैसा ओनली एट द टाइम ऑफ वाउंडिंग अप मंगाया जा सकता है। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है तब तक सिर्फ और सिर्फ अनपेड पार्ट ही मंगाया जा सकता है। तो ये तो बच्चों हमारी कहानी रही 222 की, 221 की और 292 की। ये याद करके जाना है पेपर में। 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 221 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड 292 अनलिमिटेड कंपनी। बोलो ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो ये हमने इसे देखा क्लासेस ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब वापस आते हैं, हम फीचर्स पढ़ रहे थे कि हमारा तीसरा फीचर्स भी खत्म हो गए। हाँ, पहला फीचर बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी, मैकॉरा वाली केस स्टडी ध्यान रखनी है। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, भाई कंपनी को लॉ ने बनाया तो लॉ ही उसे वाउंड अप कर सकता है। तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी, 222 की बातें, 221 की बातें और 292 की बातें। क्या सेक्शन कोड करने हैं पेपर के अंदर? हाँ। चौथा बच्चों का क्या पॉइंट है? बहुत हलवा पॉइंट, आर्टिफिशियल क्यों है कंपनी? क्योंकि भाई ये नेचुरल बर्थ के द्वारा नहीं होती। लीगल क्यों है? क्योंकि इसे लॉ बनाता है। और पर्सन क्यों है? क्योंकि इसके पास वो सारी पावर्स है जो एक नेचुरल पर्सन के पास होती हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो ये लिखा हुआ है बच्चे क्योंकि लॉ के द्वारा क्रिएट है, इसलिए ये क्या है? पर्सन है। इसके अलावा कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, लोन ले सकती है, सारे काम कर सकती है। हाँ, लेकिन क्या जेल भेजा जा सकता है कंपनी को? ना। क्या ओथ कसम खा सकती है? ना। क्या ये लर्न प्रोफेशन, क्या सीए का कोर्स कर सकती है क्या कंपनी? ना। बीकॉम कर, आपने कभी सुना है कोई कंपनी बीकॉम का कोर्स करे? नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, चारों पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत इजी लगे होंगे। पांचवा कॉमन सील, हे भगवान ये क्या ही पॉइंट, इसे तो मैं पढ़ाऊं। कॉमन सील का मतलब बच्चे क्या होता है? कॉमन सील का मतलब होता है एक तरीके से ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ अ कंपनी। कंपनी ने ये कॉमन सील बना दिया, अब जिस भी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील नजर आएगी वो एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट माना जाएगा। मतलब किसी डॉक्यूमेंट की सत्यापितता फिक्स करने के लिए कि वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, नकली वकली तो नहीं है, इसके लिए कॉमन सील लगा दी जाती है। ठीक है, एक तरीके का सिग्नेचर होता है कंपनी का। बच्चों 2015 से पहले मैंडेटरी हुआ करता था, लेकिन 2015 के बाद से क्या हो चुका है? ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि यूके में भी ऑप्शनल था। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, ये लास्ट वाली बात, इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ ये बच्चे मैंडेटरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है, ये बात मैंने आपको अभी बताई। लेकिन अगर आपने ऑप्शन एक बार अवेल कर लिया तो क्या आपको हर डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगानी ही पड़ेगी? हाँ। लेकिन अगर आपने ऑप्शन अवेल नहीं करा तो भाई किसी डॉक्यूमेंट को कैसे सत्यापित करोगे, कैसे ऑथराइज करोगे? तो ये वाली लाइन आपको हाईलाइट करनी है। इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स। उस डॉक्यूमेंट को कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, और बीच में वर्ड है और, या तो 2 डायरेक्टर साइन कर दो, या और अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, एक डायरेक्टर और दूसरा कंपनी सेक्रेटरी, वेयर एवर द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। तो बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं जो आप सीए इंटर के अंदर पढ़ोगे कि कंपनी सेक्रेटरी हर कंपनी में होता है, तो आंसर इज नो। कंपनी सेक्रेटरी कुछ चुनिंदा कंपनी में, कुछ प्रिस्क्राइब कंपनी में होता है, जिनका टर्नओवर इतने से ज्यादा, जिनका पेड अप इतने से ज्यादा, जिनका बोरोइंग्स इतने से ज्यादा, उन्हीं कंपनियों में होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कॉमन सील ले ली तो वो, अदरवाइज 2 डायरेक्टर D1 D2, अगर 2 डायरेक्टर के नहीं तो एक डायरेक्टर और दूसरा CS, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करने के लिए। याद रखना है बच्चों कि हमारे सारे फीचर्स खत्म होते हैं। हाँ जी सर। दूसरा फिर पॉइंट हमारे सामने आ रहा है कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। याद करो बच्चों,
पर्दा है पर्दा। किस किस के बीच में पर्दा है बच्चों? ये रही हमारी कंपनी और ये रहे कंपनी के शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। क्या कंपनी और शेयर होल्डर्स और मेंबर्स के बीच में पर्दा होता है? हाँ। इसी पर्दे को हम किस नाम से पुकारते हैं? कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। तो ये लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू ए लीगल कॉन्सेप्ट, इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दे वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड, जहां कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। ठीक है। इसके अंदर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी एक आती है, सैलमन भाई, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। हाँ, इसके अंदर क्या होता था मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद आ जाएगा। सैलमन भाई ने अपने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी और एक नई कंपनी बनाई। पहले वो प्रोप्राइटरशिप हुआ करते थे, फिर एक कंपनी में सारी चीजें ट्रांसफर कर दिए, बदले में खुद को शेयर्स लिए, खुद को डिवेंचर्स भी लिए और एक शेयर अपने बीवी बच्चों को दे दिए। ठीक है। और थोड़े डिवेंचर भी थे इसके पास, थोड़ा क्रेडिटर भी बन चुका था। बाद में जाकर किसी बाहर वाले ने बोला कि भाई सैलमन, तूने तो जानबूझकर एक कंपनी बनाई, कंपनी बाउंडिंग अप होने लग गई और तू पैसा खुद को लेके चला गया, तू सिक्योर्ड क्रेडिटर था, सारा पैसा तू लेकर चला गया। क्या वो बाहर वाला इंसान जीतेगा? ना भाई, कंपनी अलग बंदा है और इसके अंदर के बंदे अलग बंदे हैं। मतलब कंपनी की अपनी अलग पहचान है और शेयर होल्डर्स की अपनी अलग पहचान है। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़कर जाना है। कॉर्पोरेट व्हील बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इसके ऊपर हर बार सवाल इस टॉपिक पे आमतौर पे बन जाता है। ये है इस टॉपिक की जान कि भाई कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी ठीक है, सलमान भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी को लिफ्ट भी किया जा सकता है? मतलब ये जो पर्दा है इसे हटाया भी जा सकता है? हाँ। तो कब हटाया जा सकता है बच्चे? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कैरेक्टर ढीला तो नहीं है कभी कहीं कंपनी का? ढीला इन द सेंस बच्चे, क्या कंपनी कहीं एनिमी कंपनी तो नहीं है? एनिमी कंपनी का मतलब कंपनी के खुद के दोस्त दुश्मन नहीं हो सकते, लेकिन कंपनी को चलाने वाले लोग, इट मींस उसके मेंबर्स तो पाकिस्तान के हो सकते हैं या चाइना के हो सकते हैं। तो हम उन लोगों का कैरेक्टर देखेंगे कि कहीं उन लोगों का कैरेक्टर तो ढीला नहीं है। अगर उन लोगों का कैरेक्टर ढीला है तो कंपनी का कैरेक्टर भी एनिमी वाला हो जाएगा। क्या कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर दी जाएगी? हाँ। दूसरा, बच्चे ध्यान रहे, कॉर्पोरेट व्हील कंपनीज एक्ट लिफ्ट करवाने की पावर किसको दे रहा है? कोर्ट को लिफ्ट करने की पावर दे रहा है। तो कौन लिफ्ट कर सकता है? कोर्ट लिफ्ट कर सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर मुझे लगता है मतलब मैं गवर्नमेंट हूं, मैं कोर्ट हूं, मेरे को लगता है कि अगर ये लोग, ये नलायक कंपनी ये टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रही है, जानबूझकर 4-5 कंपनी बना दी, डिविडेंड इंटरेस्ट विंटरेस्ट सारा इनकम एक जगह आना था लेकिन 4-5 जगह बांट दिया ताकि टैक्स की लायबिलिटी कम हो सके। क्या बताओ बच्चे, कॉर्पोरेट बिल हटनी नहीं चाहिए? बस 100% कॉर्पोरेट बिल हटनी चाहिए। ये आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट वाली केस स्टडी बच्चों याद आ गई होगी। बहुत सारे डिविडेंड इंटरेस्ट आ रहा था, इस पे क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन होता है कि एक कंपनी के पास बहुत सारा डिविडेंड इंटरेस्ट आ रहा था, फिर उसने क्या करा, 4-5 कंपनी बना दी, सारा ट्रिवियन ट्रांसफर वहां पे कर दिया, कुछ अपने पास रखा, कुछ उधर कर दिया ताकि टैक्स लायबिलिटी कम आए। बताओ हारेगी या जीतेगी? 100% केस हार जाएगी। इट मींस कॉर्पोरेटली व्हील लिफ्ट हो जाएगा। आप पाप कर रहे थे और पापी को सजा मिलती है। तीसरा, टू अवॉइड ए लीगल ऑब्लिगेशन, बच्चों इसमें आप ओनर्स एक्ट का एग्जांपल लिख सकते हो, इसके अंदर आप पीएफ एक्ट का एग्जांपल लिख सकते हो, इसके अंदर आप ईएसआई एक्ट का एग्जांपल लिख सकते हो। अगर आप किसी भी एक्ट से बचने को लेकर आप जानबूझकर कंपनियां बना रहे हो, सब्सिडी कंपनी बना रहे हो, एसोसिएट कंपनी बना रहे हो या कोई भी जालिम कंपनी बना रहे हो, तो क्या उसमें कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो जाएगी? 100% हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट बच्चों हमारा, इसके अंदर एक बहुत पॉइंट पहले बोल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट एज एजेंट। इसके अंदर बच्चों याद करो, मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी था, मैंने कोई लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करा लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने सारे के सारे व्हीकल्स दूसरी एक कंपनी बनाई, उसमें डाल दिया, फिर उससे अप्लाई करवाया। अबे भाई, ये कंपनी और वो कंपनी सारे एक ही बंदे हैं, तुम क्यों पागल बना रहे हो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को? बताओ, क्या कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट होगी? 100% लिफ्ट होगी। और लास्ट पॉइंट है हमारा, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफीट लॉ। लॉ तोड़ने के लिए, पाप करने के लिए हम लोगों ने कंपनी बनाई, 2 नंबर का काम करने के लिए। बताओ, क्या ऐसी की तैसी हो जाएगी? 100% ऐसी की तैसी हो जाएगी। इट मींस ऐसी की तैसी इन द सेंस कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट हो जाएगी। बताइए बच्चे, सब कुछ ठीक है? हाँ। एक बार मैं आपको जीरो से दिखाऊं आप कहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज की क्लास में। सबसे पहले मार्शल अंकल, हेनी अंकल का नाम आया, लेकिन नाम ही आया, कुछ काम का चीज नहीं था। सेक्शन 222 पहला डेफिनेशन आया था, कंपनी वो होती है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो या प्रीवियस किसी कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो। फिर कंपनी के फीचर्स पढ़े, टोटल बच्चों 5 फीचर्स थे। एक फीचर तो लाइबिलिटी की बात करता था, जिसके लिए हमने 222, 221, 292 का रेफर भी करा था। फिर उसके अलावा बाकी सारे बच्चों वाले फीचर्स से कॉमन सील इसके अंदर एक टॉपिक आया था। हाँ। फिर हम कॉर्पोरेट व्हील पढ़ना शुरू करें। व्हील मतलब पर्दा है पर्दा, कंपनी के बीच में और मेंबर्स के बीच में। फिर ये पर्दा लिफ्ट भी किया जा सकता है, इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सैलमन वाली केस स्टडी, मैकॉरा वाली केस स्टडी अभी तक आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? अब ये तो बच्चे हमने पढ़ ही लिया था, कंपनी को हमने बांटना शुरू करा था, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी खत्म हो गया था। हाँ जी सर।
ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ओपीसी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? कतई जहर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स सबसे पहला टॉपिक 1% कंपनी। बच्चों ये नया कॉन्सेप्ट है, पहले वाले कंपनीज एक्ट में 1% कंपनी का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन क्या ये अब आ चुका है? हाँ। 1% कंपनी के अंदर एक ऐसी कंपनी जिसमें कितने मेंबर्स हैं? एक। क्या इसको नॉमिनी भी बनाना पड़ता है? हाँ। क्या दोनों ही बंदे रेजिडेंट होने चाहिए? हाँ। इसमें बच्चे ध्यान रहे, अगर आपने कहीं पुरानी बुक से पढ़ा हो तो उसमें 182 डेज की बात थी, लेकिन आपको पता हो उसमें चेंज आ चुका है। रेजिडेंट वो उसकी डेफिनेशन में चेंज आ चुका है। ओनली, ये वाले पैराग्राफ में से पढ़ा रहा हूँ, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, सिर्फ यही लोग ओपीसी बना सकते हैं या ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हैं। तो ओपीसी बनाने वाले बंदे और नॉमिनी वाले बंदे दोनों के लिए अप्लाई होती है हमारी 120 डेज वाली लिमिट। डन डन। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर बहुत बच्चों वाली बातें हैं। इसका जो नॉमिनी का नाम है वो कहाँ लिखना होता है, मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या होता है, एक ही बंदा साइन कर रहा होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो माइनर shall become a member or nominee of OPC or can hold shares with beneficial interest। कोई बच्चा आपको ओपीसी में कभी घूमता हुआ नजर आएगा ना? बच्चों का खेल नहीं है ओपीसी बनाना, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी में क्या कभी ये कन्वर्ट हो सकती है? ना। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी। सेक्शन 8 एक्ट ऑफ द एक्ट, सेक्शन 8 वो भले मानुस जो कुछ सोसाइटी का भला करने के लिए लगे हुए हैं ना, क्या उनमें कन्वर्ट हो सकती है 1% कंपनी? ना। क्या प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है? या दो इट में भी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन बच्चे क्या ये सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो सकती है? तो आंसर इज नो। आपने अगर कोई भी ये पेनल्टी बच्चे रिवाइज हुई है, चेंज हुई है पेपर के लिए, अगर आप याद रखो तो 2-3 ही पेनल्टी आप याद कर सकते हो। इंटर में पेनल्टी का लेवल बढ़ जाता है, फाइनल में बढ़ जाता है, लेकिन अभी तो आप पेनल्टियों को याद कर सकते हो। 2-4 ही पेनल्टी आपके सिलेबस में है। अगर 1% कंपनी ने कोई भी कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस करा तो 10,000 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है और 1,000 पर डे की भी पेनल्टी आगे जाकर लग सकती है, अगर आप लगातार पाप पे पाप किए जा रहे हो, ठीक है। तो 1% कंपनी पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे 182 120 डेज वाली बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो डायरेक्टर कौन होगा, नॉमिनी कौन होगा, नाम कहाँ लिखते हैं, सारी प्रोसीजर बातें थी जो कि एकदम इजी थी। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? प्राइवेट कंपनी। पहले मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ तक अगर कुछ आएगा तो आपको अच्छे से क्लियर है? अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपकी ड्यूटी बनती है अभी यहाँ पे रोको, और जो भी टॉपिक आपने ऊपर ठीक से जो हम रिवीजन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ 6 टॉपिक हमने पढ़े, 6 में से अगर आपको लगता है कि एक टॉपिक मेरे को 5 आते थे, एक अभी मेरा थोड़ा कमजोर है, तो अभी रोको और उस एक टॉपिक को भी मजबूत करके ही आगे बढ़ो, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी। भाई साहब हद हो गई, प्राइवेट भी होती है कंपनियां? हाँ होती है बच्चे, पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी होती है। सेक्शन क्या है इसका? 268। क्या बच्चे आपको वो ओपीसी का सेक्शन याद करना है? तो आंसर इज हाँ। डेफिनेशन है 262 के अंदर याद करना है, हाँ जी। 221 भी याद करना है, 222 भी याद करना है, 292 भी याद करना है, 262 भी याद करना है, और अभी हम प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे 268 भी, आगे जाकर पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे 271 भी, सब याद करना है। चलिए, लिखता है प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268, a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed, पेपर में भी आप ये लिख कर आना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके एओए में क्या लिखा होना चाहिए? भाई वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंड 1% कंपनी, एक्सेप्ट इन 1% कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 200। डन। दो या दो से अधिक बंदे एक शेयर हेल्ड कर रहे हैं, कितना काउंट करेंगे? एक काउंट करेंगे, याद है ना ये? हाँ। इसके ऊपर बच्चों के एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछता है, वो कपल थे, उन्होंने शेयर हेल्ड कर रखे हैं, 5 कपल्स ने एक एक शेयर हेल्ड कर रखे, बताओ कितने होंगे? तो 5 कवर काउंट होंगे। इस तरीके से वो क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा काउंटिंग के लिए। तो कितने बंदे हैं 200 की लिमिट में, कितने बंदे नहीं है। इसके अंदर कुछ और बातें थी बच्चे, वो लोग जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हैं वो 200 की लिमिट में नहीं आते। वो जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में थे लेकिन कंपनी छोड़कर चले जा चुके हैं, वो वाले लोग कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने पहले शेयर्स लिए हैं फिर वो कवर नहीं हो सकते। कुछ इस तरीके की इसके अंदर बातें थी। मैं आपको ये दोनों अभी पढ़ाऊंगा क्योंकि ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा, देखना। ये दोनों कवर नहीं होते, ठीक है ना, इंक्लूड नहीं होते। पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो अभी एम्प्लॉयमेंट में है कवर नहीं होगा। एंड पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो पहले एम्प्लॉयमेंट में था, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का मेंबर था,
while in that employment, क्योंकि वो employment में था, and have continued to be members after the employment cease, और अब उसका 60 साल बीत गया, अब उसकी रिटायरमेंट हो चुका है, उसके बाद भी अब वो शेयर होल्डर है, क्या वो कवर होगा? तो आंसर इज नो, सेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। भाई एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर आप शेयर होल्डर बने थे, सीधी सी बात, कवर नहीं होगा, देखते ही इग्नोर, 200 की लिमिट में कवर नहीं होगा। डन, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट में थे या अभी हो। आगे लिखता है क्या ये कंपनियां अपने पब्लिक से सिक्योरिटीज को खरीद भिजवा सकती है? ना। शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है? ना। क्या स्मॉल कंपनी का दर्जा प्राइवेट कंपनी वाला होता है? हाँ। क्या ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही बनाई जाती है? यस। जब बच्चे आप कंपनी को रजिस्टर करना सीखोगे ना, जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे या खुद कहीं सीखोगे, तो आप देखोगे कि जैसे प्राइवेट कंपनी का फॉर्म होता है डिक्टो, वैसा ही फॉर्म हमारा ओपीसी वाला होता है। ठीक है, तो बच्चे 262 याद रखना है, 1% कंपनी इंपॉर्टेंट है। 268 भी ध्यान रखना है। 268 के अंदर वो 200 की काउंटिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछता है, जिसके अंदर आपको ये कपल्स वाली बात और ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। दो या दो से अलग ज्यादा बंदे कितने से सेल करते तो कितने काउंट होते हैं, एंड इसके अलावा ये ए और बी वाले पॉइंट, जिसे हमने अभी 1 to 1 पढ़ा। इसके अलावा बच्चे स्मॉल कंपनी पढ़ लेते हैं। स्मॉल कंपनी क्या होती है, इससे पहले इसका सेक्शन याद करना बहुत अति आवश्यक हो चुका है हमारे लिए। 285 इसका सेक्शन है। भाई स्मॉल कंपनी वो होती है अदर देन ए पब्लिक कंपनी, तो ध्यान रहे, पब्लिक कंपनी अगर तेरे पास 1 रुपया भी है तो तू स्मॉल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब पब्लिक कंपनी पे वाली बात अप्लाई नहीं होती, पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल हो ही नहीं सकती। ठीक है, बाकी कंपनियों के केस में जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। भाई अब पहले तो बोलता है कि 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर कहता है कि अगर बाद में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लिमिट को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती। तो क्या हमारे को दोनों पेपर में लिखना पड़ेगा? हाँ। बच्चे ध्यान रहे, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये 10 करोड़ रुपीज पहले अलग थी, तो ये अमेंडमेंट थी। अगर आपने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रखी तो अभी आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। या तो बीच में लगा है बच्चे एंड, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख, लेकिन बढ़ाकर क्या इसे 10 करोड़ भी किया जा सकता है? हाँ। दूसरा, टर्नओवर एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। और एज में भी हायर अमाउंट में इन्होंने कितना बता दिया अब, 100 करोड़। एज में भी हायर वाली अमाउंट भी आपको पेपर में लिखनी है। जब प्रोविजन लिखना होगा तो आपको दोनों बातें लिखनी है, लेकिन चेक करने के लिए कि स्मॉल है या नहीं, चेक करने के लिए आप 50 लाख और 2 करोड़ वाली बात देखोगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को बढ़ा तो सकती है ना, तो ये आप उसे भी बता कर आना कि देख ले भाई, मुझे पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक कंडीशन भी छूटी तो बस खत्म कहानी, आपको 1% का स्मॉल कंपनी का दर्जा आपसे छीन लिया जाएगा। बस ये आपको बच्चों ध्यान रखना है, बहुत बच्चों वाली बात थी, लेकिन आप भी तो बच्चे ही हो, इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। दिल खुश हो गया, ये लिखा हुआ है, एक पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती और जिसका मिनिमम शेयर कैपिटल उतना होगा जितना प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। ये वाला पैराग्राफ बच्चों ध्यान से पढ़ना, इस पे केस स्टडी बन सकती है, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अच्छी बात है। लिखता है, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company, मतलब पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसे भी हम पब्लिक मान लेंगे, बेशक उसके एओए में साफ साफ उसका एओए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इस बेचारी सब्सिडी कंपनी का एओए साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है नहीं मैं प्राइवेट कंपनी, लेकिन फिर भी इसे कैसा ट्रीट किया जाएगा, सिर्फ ट्रीट किया जाएगा पब्लिक कंपनी। ठीक है, हाँ जी, तो ये लिखा हुआ है शॉर्ट में, सब्सिडी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। ओके बच्चों, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू ये वाली बात लिखी कहाँ हुई थी बच्चों, पब्लिक कंपनी का सेक्शन 271। इसके अलावा ये जो छोटी सी बात लिखी हुई है 3 फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी में, इसमें बस इतना ध्यान रखना है, एक बंदा होगा तो ओपीसी बनाएगा, मिनिमम 2 बंदे होंगे तो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, मिनिमम 7 बंदे होंगे तो पब्लिक कंपनी बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सेक्शन प्लीज ध्यान रखना। 220 का सबसे पहले कंपनी, 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 221 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 292 अनलिमिटेड कंपनी, 262 1% कंपनी, 285 अभी आपने पढ़ा स्मॉल कंपनी, और इसके अलावा आपको 268 प्राइवेट कंपनी, 271 पब्लिक कंपनी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। डन डन। इसके अलावा बच्चों ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, मैं सोच रहा हूँ आपको ये छोटी छोटी आप आराम से इसे रिवाइज करते हुए चलो।
अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो प्लीज इसे अच्छे से, जो भी मैं बोल रहा हूँ, से कम 2 से 3 बार अगर आप सुनोगे तो ये चीजें आपको याद होने लगेंगी। और लॉ के खास करके कंपनी लॉ में बस चीजें समझ में आ गई तो लिखना बहुत ईजी होता है। ठीक है, चलिए एक और क्लास में हम मिलेंगे। अभी सिर्फ मैं इतना ही करवा रहा हूँ, उसके बाद अगली वाली क्लास में हम इसके आगे से कवर अप करेंगे। बोलिए जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।